सर्कल की वीडियो में हमने 5 लार्ज के फंड के बारे में बात किया था, जहां पर मैंने आपको ये बताया हुआ था कि अगर आप 2025 में एसआईपी या लमसम करना चाहते हैं तो ये वो 5 लार्ज के फंड्स है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। एसआईपी करना हो फिर भी, लमसम करना हो फिर भी। बट आज की इस वीडियो में हम 5 मिड कैप फंड के बारे में बात करेंगे और मिड कैप को लेकर बहुत ज़्यादा डिमांडें रहती हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। मिड कैप को बहुत ज़्यादा आप लोग तलाश करते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप। ऑफकोर्स स्मॉल कैप के ऊपर भी हमारी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन आज हम इस वीडियो में 5 मिड कैप फंड को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, हमारी कुछ कंडीशंस होगी, यहाँ पर 3 कंडीशन है, जिन कंडीशन के जरिए और जिन कंडीशन के अंडर में मैंने इन 5 फंड का सिलेक्शन किया है। सबसे पहला कंडीशन तो यह है कि ऐसा मिड कैप होना चाहिए जिसके लास्ट के 5 एंड 10 ईयर्स के अल्फा बहुत अच्छे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लास्ट के 5 एंड 10 ईयर्स के अल्फा बहुत अच्छे होना चाहिए। दूसरा, लो एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए। देखिए, किसी भी फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये वो खर्च होते हैं जो एएमसी हमसे या फिर आपसे काट लेती है। अगर ये कम रहेगा तो वो डिपेंड तो ये पूरा इम्पैक्ट करेगा मेरे रिटर्न्स को, यानी हमारा और आपका रिटर्न्स बढ़ जाएगा ये कम रहेगा तो। लेकिन अगर ये ज़्यादा रहेगा तो रिटर्न्स में से ये काट लिए जाते हैं भाई, तो ऑफकोर्स रिटर्न्स कुछ ना कुछ कम होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने दूसरी कंडीशन जो रखी है वो यही रखी है कि भाई लो एक्सपेंस होना चाहिए। और तीसरी जो हमारी कंडीशन होने वाली है वो ये होने वाली है कि मीडियम एयूएम होना चाहिए, मीडियम एयूएम होना चाहिए। अब चलिए हम डायरेक्टली फंड को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले सर एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डायरेक्ट हम फंड को देख लेते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम फंड को देखने के बाद फिर बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले जो हमारी लिस्ट में आ जाता है वो आ जाता है HDFC का फंड है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। एक बात और भी याद रखिएगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ठीक है, इस फंड के अगर 1 ईयर के रिटर्न्स देखे जाए तो 1 ईयर में इस फंड ने 35.33% का रिटर्न्स दिया है। अच्छा, बाजू में जो रिटर्न्स आप देख रहे हैं वो कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स है, समझ रहे हैं ना? वो किसके रिटर्न्स है? कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स है, यानी सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं उनके रिटर्न्स किस तरीके के रहे हैं। इस फंड के अगर 5 ईयर्स के रिटर्न्स देखें तो 30.57% का रिटर्न्स दिया है। वहीं पर अगर आप देखेंगे कैटेगरी एवरेज के जो सेम दूसरे फंड हैं उनके रिटर्न्स कितने रहे हैं? 28.56% रहे हैं। पिछले 10 ईयर्स में इस फंड ने 19.24% का रिटर्न्स दिया है। कैटेगरी एवरेज की अगर बात की जाए तो 18.27% का रिटर्न्स दिया है। इस फंड के अगर एक्सपेंस रेशियो देखे जाए तो 0.74 इसके एक्सपेंस रेशियो आ जाते हैं। एवीएम की अगर मैं बात करूं तो 77,682 करोड़ का एवीएम देखने को मिल जाता है, समझ रहे हैं? और एक और भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, बताने वाला क्या हूं, बता ही देता हूं मैं आपको। जितने भी फंड है ना, यहाँ पर टोटली 5 फंड है, पांचों के बेंचमार्क इंडेक्स इत्तेफाक के बाद देखिए कि एक ही है, निफ्टी मिड कैप 150। पांचों ही फंड के बेंचमार्क इंडेक्स सेम ही है, समझ रहे हैं ना? और ज़्यादातर फंड ऐसे मिलेंगे 2 फंड को छोड़कर जिन्होंने मैक्सिमम टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। तो ये पहला फंड रहा। अब दूसरे नंबर पे जो हमारी लिस्ट में फंड आता है वो आता है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड ने पिछले 1 ईयर में 41.22% का रिटर्न्स दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज ने 37.67% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 5 ईयर्स में इस फंड ने 29.57% का रिटर्न्स दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज की अगर बात की जाए तो 28.56% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 10 ईयर्स में 20% का रिटर्न्स दिया है, 20.38% का रिटर्न्स दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज ने 18.27% का रिटर्न्स दिया है। एक्सपेंस की अगर बात की जाए तो 0.38% इसका एक्सपेंस है, यानी 0.38% इसका एक्सपेंस आ जाता है। एवीएम की बात करें तो 52,626 करोड़ का एवीएम इसका देखने को मिल जाता है। अगर बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि सेम ही बेंचमार्क इंडेक्स रहने वाले हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है पीजीएम मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड ने पिछले 1 ईयर में 28.02% का रिटर्न्स दिया है। कैटेगरी एवरेज की अगर बात करें तो 37.67% का रिटर्न्स दिया है। तो ऑफकोर्स पिछले 1 ईयर में इस फंड ने इतना अच्छा खासा रिटर्न्स
नहीं दिया है। और उसके बाद अगर पिछले 5 ईयर्स में देखा जाए तो 31.89% का रिटर्न्स दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज ने 28.56% का रिटर्न्स दिया है ओनली। उसके बाद पिछले 10 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 17.79% का रिटर्न्स दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 18.27% का रिटर्न्स देखने को मिलता है। उसके बाद एक्सपेंस की अगर बात की जाए तो 0.46% इसका एक्सपेंस देखने को मिल जाता है। AUM की बात करें तो 11,700 करोड़ का AUM देखने को मिल जाता है। चौथे नंबर पर जो हमारा फंड आ जाता है वो SBI फंड, जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिलीवेबल AMC मानी जाती है और इंडिया का एक रिस्पेक्टफुल AMC माना जाता है। SBI का SBI मैग्ना मिड कैप फंड है। पिछले 1 ईयर में 26.83% का रिटर्न्स दिया है। वहीं पर अगर पिछले 5 ईयर्स की बात की जाए तो 28.73% का रिटर्न्स दिया है। कैटेगरी एवरेज ने 28.56% का रिटर्न्स दिया है। 10 ईयर्स की अगर बात की जाए तो इस फंड ने 17.32% का रिटर्न्स दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज ने 18.27% का रिटर्न्स दिया है। एक्सपेंस की बात की जाए तो 0.79 एक्सपेंस है। और उसके बाद AUM की बात की जाए तो 22,338 करोड़ का AUM इस फंड का देखने को मिल जाता है। उसके बाद नंबर 5 पे आता है एक ऐसा AMC जिसने धुआंधार रिटर्न्स दिया था पिछले कई सालों से और जिसका रवैया रिटर्न्स के मामले में पास्ट में बहुत अच्छा देखने को मिला है, बट अब आने वाला समय में उसका रवैया कैसा रहता है देखने वाली बात होगी। और वो AMC कौन सी है? क्वांट है। क्वांट का मिड कैप है, क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड ने पिछले 1 ईयर में 27.33% का रिटर्न्स दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज ने 37.67% का रिटर्न्स दिया है। तो ऑफकोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन में यानी 1 ईयर में इस फंड ने इतना अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया है। और पिछले 1 ईयर का जो रिटर्न्स हम जोड़ रहे हैं तो अभी ये 5-6 महीने से जो मार्केट के अंदर दौड़ा दौड़ी चल रही है, अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, तो वो भी तो इंक्लूड होंगे ना, इसलिए भी थोड़ा इसके रिटर्न्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। उसके बाद पिछले 5 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 35.06% का रिटर्न्स दिया है। अगर पिछले 10 ईयर्स की बात की जाए तो 19.35% का रिटर्न्स दिया है, जबकि अगर कैटेगरी एवरेज की बात की जाए तो 18.27% का रिटर्न्स दिया है। एक्सपेंस की बात की जाए तो 0.58। AUM की बात की जाए तो 9,500 करोड़ का ओनली AUM देखने को मिल जाता है। और बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो वही है जो कि मैं आपको बता चुका हूं, निफ्टी मिड कैप 150 पांचों ही फंड हैं जिनके बेंचमार्क इंडेक्स सेम ही हैं। इसमें से ज़्यादातर फंड ऐसे हैं जिन्होंने लॉन्ग ड्यूरेशन में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। अब देखिए कुछ बातें जो कि इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना चाहिए। देखिए ऑलरेडी अगर आपकी पोर्टफोलियो बनी हुई है और इन पाँचों में से कोई भी फंड आपकी पोर्टफोलियो में नहीं है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको इन 5 में से कोई एक फंड या 2 फंड या 3 फंड लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जो फंड आपके पोर्टफोलियो में है, जिसे आपने प्रॉपरली बनाया हुआ है, अपने रिस्क एपिटाइट, अपने इनकम सोर्स, उसके बाद टाइम होराइजन, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है उस पोर्टफोलियो के साथ आपको इन्वेस्टेड रहना है लॉन्ग टर्म के लिए। समझ रहे हैं? ये पहली बात हुई। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट आ सकता है कि भाई मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है जो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है पिछले 1 ईयर से और बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रहा है। और यकीनन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की अगर बात करें और भी कई सारे फंड्स हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट हैं अपनी कैटेगरी में। उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल के जो मिड कैप है उसके अलावा और भी कई सारे मिड कैप हैं जिनके परफॉर्म अच्छे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर उसका नाम नहीं लिया है। तो इसका ये मतलब है सर कि वो ज़रूर हमारी जो 3 कंडीशंस हैं उसके अंदर नहीं आती होगी। समझ रहे हैं? पहली कंडीशन जो वही है जो कि मैं आपको बता चुका हूं पीछे कि भाई लास्ट के 5 एंड 10 ईयर्स में उनके अल्फा अच्छे होना चाहिए। और दूसरा जो कंडीशन है वो ये होना चाहिए कि लो एक्सपेंस होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये है कि मीडियम AUM होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? इन 3 कंडीशंस के अंदर वो ज़रूर नहीं आते होंगे, इसीलिए मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया है। अगर कोई ऐसा फंड है जो आपकी नज़र में है और इन 3 कंडीशंस के अंदर आती है लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने उसको इंक्लूड नहीं किया है तो उस फंड का नाम आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। अगली वीडियो जब भी होगी तभी आपका नाम के साथ मैं वीडियो में उस चीज़ को इंक्लूड ज़रूर करूंगा। अब देखिए सर, एक बात और भी कहना चाहूँगा, हम यहाँ पर मिड कैप फंड की बात कर रहे हैं लेकिन किसी भी कैटेगरी के फंड हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, किसी भी कैटेगरी का फंड हो, आप एक चीज़ देखिए, कोई फंड कैसा होता है ना कि वो पिछले 1 ईयर में बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया होता है। कुछ फंड ऐसे होते हैं जो पिछले 5 ईयर्स में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए होते हैं। समझ रहे हैं ना? और अक्सर फंड आपको ऐसे मिलेंगे जो शॉर्ट ड्यूरेशन में अच्छे खासे रिटर्न्स
देकर रखा हुआ होता है और बाद में चलकर उनके रिटर्न्स अच्छे नहीं होते हैं, या किसी साल में रिटर्न्स दिया किसी साल में नहीं भी दिया, तो मतलब खास तौर से ऐसा चलता रहता है। तो CAGR जो होता है ना, वो खैर एक तरह से उसको डिवाइड कर दिया जाता है, उसे बांट दिया जाता है ईयरली तौर पे बराबर बराबर, उसे ही तो हम CAGR कहते हैं ना। तो हमारा फोकस कभी भी ऐसे फंड के ऊपर होना चाहिए जिस फंड ने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया हो और ईयरली तौर पे उसके रिटर्न्स को बांटने के बाद उसका जो CAGR निकलता हो वो CAGR अच्छा निकलता हो। हमें ऐसे फंड के ऊपर फोकस करना चाहिए। दूसरी बात, पास्ट रिकॉर्ड लंबा चौड़ा होना चाहिए। जितना अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड होगा उतनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में आप उस फंड के बारे में जान सकते हैं, उतनी बातों के बारे में आप जान सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिस पैरामीटर की बुनियाद पर आपको किसी भी फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। फंड आपको कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, कैसे चूज करना चाहिए, इसके ऊपर अलग से बहुत जल्द हम वीडियो लेकर आने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, पहले हम उन कैटेगरीज को फुलफिल कर लेते हैं, उसके बाद ये रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल होने के बाद हम उसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो लेकर जरूर आएंगे। तो फाइनली उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लास्ट में आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको इनमें से कौन सा फंड ज़्यादा अच्छा लगता है, या आपके ज़्यादा पसंदीदा हैं, या फिर आपकी पोर्टफोलियो में हैं, या फिर अलग ही कुछ ओपिनियन हो आपका, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।